नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बातचीत कर रहे थे आपकी 8वीं क्लास के दूसरे अध्याय की। इसके संदर्भ में अपनी एक क्लास हो चुकी है जो कि लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 8 इतिहास के अंदर दी गई है और आज आपकी ऑनलाइन क्लास में दूसरी क्लास है इस अध्याय से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। सबसे पहले मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिए। अगर आवाज़ आपके मोबाइल की कम है तो एयरफोन लगा लीजिए और क्वालिटी कम है तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जा कर के क्वालिटी 320p से 720p कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, बिल्कुल आवाज़ क्लियर है। ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू। तो मैं शुरू से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ें कि कहाँ से कहाँ तक हुई है। चलो, क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी है तो वो एक बार अपन रिवाइज करेंगे। वैसे मैं आपको लिखवाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये अपना पाठ है। और इसके अंदर अपन ने मुगल बादशाह का आखिरी शक्तिशाली जो औरंगजेब है उसके बारे में बातचीत की थी। 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे और कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने और इन्हीं के सामने इनके बेटों को मार दिया गया। ठीक है, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो इन्होंने किया था इसलिए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर अर्थात इजाज़तनामा दिया जाता है और इस चार्टर में लिखा हुआ था कि समुद्र पार कंपनी जाकर के नए इलाके खोज सकती है तथा वहाँ से सस्ती कीमत में चीज़ें खरीद करके यूरोप में ऊंची कीमत में बेच सकती है। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को द गामा, जिसने 1498 के अंदर भारत की खोज की थी, यानी समुद्री मार्ग की खोज की थी। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे, डच के बाद में फ्रांसीसी व्यक्ति भारत आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अलावा जितनी भी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी वो जिन चीज़ों को खरीदना चाहती थी उनमें भारत के बने सूती कपड़े, रेशम के कपड़े के साथ साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त उस क्षेत्र में मांग थी। और ये कंपनियां एक वाणिज्यिक कंपनी के तौर पर काम करती थी और वाणिज्यिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिससे चीज़ें सस्ती कीमत पर खरीदी जाती है तथा ज़्यादा कीमत पर उन्हें बेचकर जो मुनाफा कमाया जाता है उसे वाणिज्यिक कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ये व्यापार जो है वो हथियारों से होने लगा क्योंकि कंपनियों के बीच में आपसी मामले को लेकर के टकराव शुरू हो गई। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार शुरू भारत के अंदर 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू करती है और वहाँ व्यापारी जो लोग थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था और फैक्ट्री में एक वेयर हाउस बना हुआ था जिसके अंदर निर्यात की जाने वाली चीज़ों को रखा जाता था। 1696 ईस्वी की बात करें तो आबादी बहुत बढ़ने लगी। कंपनी ने किला बनाना शुरू किया और मुगल जो अफसर थे उनको रिश्वत दे करके गाँव भी खरीद लिए थे, जिसके अंदर एक कोलकाता गाँव था जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। और कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए मना लिया था कि वो कंपनी को बिना टैक्स दिए व्यापार करने का एक फरमान जारी करे और इसने फरमान जारी भी कर दिया था। और इस मामले को देखते हुए बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने भी इसका विरोध किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं दे रही है तो दूसरे लोग टैक्स क्यों देंगे। ठीक है, आगे चलो। आगे अपन ने देखा था कि कंपनी व्यापार से युद्ध तक कैसे पहुंचती है। तो व्यापार के अंदर ये मामला हुआ था कि औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद में मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला कंपनी मतलब कंपनी के सामने शासक बने थे औरंगजेब के बाद। और उन्होंने कहा था कि कंपनी व्यापार अगर करना चाहती है तो सबसे पहले नजराने दे, सिक्के ढालना बंद करे और किलेबंदी को बढ़ाने पर रोक लगे। और कंपनी धोखाधड़ी करके बंगाल सरकार के साथ में राजस्व वसूली की कम कर रही है जिससे नवाबों की ताकत कम हो रही है। और ऐसे मामले में कंपनी जो है वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और इसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों के अधिकारियों को अपमान किया। ऐसे मामले को देखते हुए कंपनी की तरफ से भी जवाब मिला कि कंपनी कहती थी कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांग कंपनी पूरी नहीं कर सकती, जिससे कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब कंपनी के ऊपर से शुल्क हटा दिया जाए। और ये ऐसी टकराव की स्थिति एक बन जाती है 1757 के युद्ध के कारण। और 1757 से पहले 1756 के अंदर अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। वो बंगाल का नवाब बनते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि कंपनी बंगाल के अंदर एक कठपुतली शासक को बनाना
चाहती थी, जो उनके इशारों पर नाचने का काम करे। लेकिन सिराजुद्दौला जीत गए इस मामले में, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाहत थी उसके ऊपर काबिल नहीं हो पाई ईस्ट इंडिया कंपनी। और सिराजुद्दौला ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोक दे, और अगर व्यापार करना है तो उनको राजस्व चुकाना चाहिए। जब इस मामले में कंपनी ने कोई काम नहीं किया तो 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार के ऊपर इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर हमला बोल दिया। ठीक है, जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको गिरफ्त में ले लिया गया, और उसके बाद में वो कलकत्ता की तरफ गए और कलकत्ता को भी अपने कब्जे में ले लिया। कलकत्ते को कब्जे में लेने के बाद मद्रास में तैनात एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, उसने सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। और दोनों का सामना होता है प्लासी के मैदान में। और प्लासी जो कि प्लासी से बना है और जिसको अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया गया। और प्लासी का मतलब ये होता है कि वहाँ प्लास के फूल होते हैं जिनको गुलाल का रंग बनाया जाता है, जो आप होली के ऊपर एक दूसरे के लिए लगाने के लिए बेताउले होते हैं। फिर अपन लोगों ने देखा था कि आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और प्लासी के मैदान के अंदर सिराजुद्दौला की दोनों के आपस में जंग शुरू होती है, और जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला लड़ाई लड़ते हैं, जिसके अंदर सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और इस हार का एक प्रमुख कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेता है, और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को लालच देता है, जिसके कारण मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का धोखा दे देता है और उसकी सेना की जो टुकड़ियाँ हैं वो लड़ने के लिए नहीं लेके आता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने उसे कहा था कि अगर सिराजुद्दौला का तुम साथ नहीं देते और हमारा साथ देते हो तो सिराजुद्दौला को हटा देने के बाद मीर जाफ़र तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। यहाँ तक अपन ने पूरी स्टोरी देखी थी, और आगे आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो चलो अपन नेक्स्ट करते हैं शुरुआत। देखो, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज हो गई होगी। आगे देखो, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह के और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखो, अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक अपनी चिट्ठी भेज रहा है। किसको भेज रहा है? मुख्य विदेश मंत्री कौन है? अरे, ये उस ज़माने में कोई इनका विदेश मंत्री हुआ करता था। उस विदेश मंत्री को ये एक लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? और विदेश मंत्री का नाम क्या है? विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 में कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजता है। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन स्मृतियों रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांत का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ये मतलब ये कह रहा है कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी सेना के सामने, मतलब इतनी से बड़ी सेना को हरा करके मतलब एक सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तो ये ऐसे मतलब आगे की प्लानिंग के बारे में चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है ना, आगे देखो। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ये ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत कौन सी थी? प्लासी की जीत। क्योंकि इससे पहले कंपनी ने न तो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और न ऐसा कोई काम हुआ। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और फिर मीर जाफर नवाब बना। देखो, प्लासिंग की जंग हुई थी, उसके बाद में सिराजुद्दौला था उसको मार दिया गया। ठीक है, सिराजुद्दौला को मार के घाट उतार दिया गया और उसके बाद में मीर जाफ़र को नवाब बनाया। अब ये मीर जाफ़र कौन है? ये मीर जाफ़र वही है जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। जिसने क्या किया? सिराजुद्दौला का धोखा दिया। सिराजुद्दौला का धोखा देने के बाद में वो वहाँ का शासक बना था। इसने धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ बताओ? 1757। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं
हैं। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखवा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, यहाँ थोड़े थोड़े शासक बदलते रहेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। देखो मीर कासिम जो था, देखो इधर ध्यान दो, मीर जाफर, अब ये सिराजुद्दौला के बाद में ये मीर जाफर आता है। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा दिया, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बना सकता है तो वो व्यक्ति आपको हटा भी सकता है। तो कंपनी ने इसको शासक बनाया था, तो कंपनी ने इसको हटा करके किसको शासक बना दिया? मीर कासिम को शासक बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, उसको भी हारना पड़ा और बंगाल से बाहर कर दिया गया, तो मीर जाफर को पुनः बना दिया गया। ठीक है, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब देखो कि मत जो हूँ पूरी स्टोरी बताऊँ कि बढ़िया है। वो 1757 वाला प्लस युद्ध हो गयो, युद्ध होने के बाद में कंपनी यहाँ पर काम करे, लेकिन कंपनी को अभी भी मतलब उचित नहीं लग रहा था कि ये जो शासक अपन ने कठपुतली शासक बनाए हैं ये अपना पूर्णतः सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी तो लोगों के बीच में रहते हैं, तो इनको भी लोगों का सम्मान प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रति मतलब कुछ न कुछ तो टांग खींचेंगे, क्योंकि उनको भी तो लोगों के बीच में दिखावा करना पड़ेगा कि हम आपके प्रति कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे मामले के अंदर मीर जाफर ने क्या किया? कंपनी का विरोध किया। मैं इधर बताऊंगा आपको कि भाई जो मीर जाफर था, ये मीर जाफर है, मीर जाफर। इससे पहले कौन था? इससे पहले था सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला को 1757 में हरा दिया गया तो मीर जाफर को बनाया। जब मीर जाफर गबागब करने लगा तो जाफर की जगह किसको बना दिया गया? मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को बना दिया गया। जब मीर कासिम गबागब करने लगा तो 1764 के अंदर बक्सर की लड़ाई हुई थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के अंदर मीर कासिम को हटाकर बंगाल से बाहर फेंक दिया गया और मीर जाफर को वापस बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई। क्या रखी गई? मीर जाफर को कहा हम तुम्हारे को शासक तो बना देंगे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे हर साल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। मीर जाफर कहे हूँ पासो शासक बन जाऊँ तो कहीं नहीं क्यों, लेकिन मैंने शासक बनाओ पासो। तो कंपनी का कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। अब मीर जाफर यहाँ क्या करेगा? IIC को 5 लाख, क्या दिखाए कि अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी, हर महीने 5 लाख रुपए IIC को 5 लाख रुपए देने थे। हर साल क्या करेगा? 5 लाख रुपए वो कंपनी को देंगे। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चे से निपटाने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी और कंपनी ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। अब कंपनी बिल्कुल लालच था कि भाई मीर जाफर ने कहा कि हम मुझे शासक बना दो, कंपनी ने कहा बना देंगे। तू क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख रुपए हर साल देगा, हर वर्ष, तभी तेरे को शासक बना देंगे। तो देखो कंपनी ने क्या दिमाग लगाया, भारत के ऊपर ही कब्जा करना, भारत के लोगों से ही पैसे वसूलना, भारत के लोगों से ही यहाँ पे व्यापार करना। तो कितना गजब का दिमाग लगा करके उन्होंने कार्य किया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी अपने सैनिक खर्चों को निपटाने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर का जाफर की मृत्यु हुई, अब कौन मर गया? 1765 के अंदर ये मीर जाफर मर गया, मृत्यु हुई, तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, क्लाइव ने कब ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? किसकी मृत्यु के बाद? 1765 की मृत्यु की बाद। 1765 में कौन मर गया? 1765 में मर गया मीर जाफर। मीर जाफर मरने के बाद में कंपनी ने कहा
कि कठपुतली नवाबों की खराब स्थिति देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब इनसे काम नहीं चलेगा, अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब बाद में जो इसके बाद में यानी 1765 में जब मीर जाफर मरा था, तो इसके बाद में कोई शक्तिशाली शासक बना ही नहीं। तो उन शासक थे नहीं शक्तिशाली, तो किसी को दबाव में रख करके उनसे ऐलान करवा लिया गया कि अब बंगाल प्रांत का जो राजा है या जो बंगाल प्रांत का जो दीवान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं है। तो ध्यान रखना, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। आपके प्रश्न आएगा कि कंपनी को दीवानी मिलने से क्या फ़ायदा हुआ। तो कंपनी को दीवानी मिलने से ये फ़ायदा हुआ है कि बंगाल प्रांत के ऊपर जितने भी संसाधन हैं उसके ऊपर उनको पूर्णतः नियंत्रण मिल गया, जिसके तहत जो उनको इच्छा हो वो उसका कर सकते हैं। जैसे कि उनको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन कर सकते, ज़मीन क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, किलेबंदी बढ़ा सकते हैं, उधर कोई जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर पूर्णतः अपना कब्जा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो उससे जो टैक्स भारत में मिलता था उससे वो क्या काम करती थी कि भारत में सूती वस्त्र और रेशम कपड़ा खरीदती थी और अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते और में किलों और दफ्तरों के निर्माण की जो लागत आती थी उसको उठा सकती थी। ठीक है, तो ये थी बातें। इसके बाद में इधर ये क्या लिखा हुआ है, 1733 में बंगाल के नवाबों इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा। तो नवाबों की क्या शिकायत है, देखो 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या बात कही, ये बात देखो। जब वे पहली बार हमारे देश में आए तो उन्हें सरकार के सामने विनती करते हुए कहा कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। अब ये यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी दुर्दशा बता रहा है कि हैंग पे लाया आयोजन मोने हाथ जोड़ने के बाबू जी मोन थोड़ी ज़मीन दिखाड़ दो, हमारे फैक्ट्री बनानी है, बस दूजो मार का ही नहीं सही से। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़े थे। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातम रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे थे। वे असंख्यक औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे थे। तो ये एक बंगाल का नवाब है जो इसके बारे में बता रहा है अंग्रेज़ी व्यापारियों के बारे में कि वो किस तरीके से यहाँ आए और उन्होंने अत्याचार शुरू किया। ठीक है ना, चलो। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कंपनी युद्ध तो कर लिया, अब नवाब बन बैठे। अब नवाब कब बन रहे हैं, किसकी मृत्यु के बाद बन रहे हैं, तो आपने पढ़ा था कंपनी का जो इसका मुगलों का एक जो शासक है मीर जाफर, वो मर जाता है। वो मर जाने के बाद में कंपनी जो है वो आपके नवाब बननी शुरू होती है। 1765 में वो बंगाल प्रांत का नियुक्त कर दिया जाता है इनको दीवान। तो देखो कब अब अफसर है वो नवाब बन बैठे। नवाब बनने का मतलब है, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। सत्ता भी और ताकत भी। सत्ता कैसे, क्योंकि उनको बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया गया। ताकत, वो ऑलरेडी ताकतवर थे ही, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर बहुत सारा ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो अब चेन्नई है, इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र केवल और केवल 18 साल थी। और जब 1767 में वह 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा भारत के लिए रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4001 कितनी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 40,01,100 पौंड के बराबर थी।
दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। देखो, एक मैं ये राशि निकालता हूँ, पौंड की वैल्यू क्या है। तब तक आप बैठे रहो, मैं पौंड की वैल्यू निकालता हूँ, उसके पास कितना पैसा था। 1 पौंड बराबर भारतीय रुपये कितना होता है, 1 मिनट। हाँ, 103.185, ओहो, 103 रुपये, लगभग 104 रुपये आज की डेट की बात करूँ तो। 104 इंटू 401, 102, ओहो, कितने रुपए लेके गए पता है आपको? 608। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,17,14,14,608 रुपये, इतनी उसकी राशि थी। कितने करोड़? देखो, इस बात को वापस सुनना कि अब जो है ना, यहाँ कंपनी के जो अफसर थे वो अपने आप को नवाब मानते थे, वो अपने आप को राजा मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब मिल गई, इसका मतलब अपन नवाब है, राजा है। और एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि आपको अगर बंगाल का नवाब बन के रहना है तो आपको कंपनी को, आप जो कंपनी के जो निजी अफसर हैं उनको तोहफे देने पड़ेंगे, और तोहफे के रूप में आप क्या दोगे? ज़मीन दोगे और बहुत सारा पैसा दोगे। और जो खुद रॉबर्ट क्लाइव है उसने बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। जब वो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था तब उसकी उम्र केवल और केवल 18 साल थी, और 1767 में वो 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बना। और गवर्नर जनरल बनने के बाद में जब भारत से रवाना हुआ था वापस जाने के लिए, तो उसके पास में 4,01,102 पौंड थे, और जिसकी वैल्यू है 4,17,14,14,608 रुपये। ठीक है। और दिलचस्प की बात यह है कि इसको गवर्नर जनरल बनाया गया तब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1772 के अंदर ब्रिटिश संसद में इसके ऊपर खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाने के बाद में इसको सफाई देनी पड़ी। लेकिन सरकार को इस बात पे संदेह हो गया था कि इसके पास इतनी संपत्ति आई कैसे, तो ये संसद के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो हो गया था, लेकिन 1774 के अंदर इसने आत्महत्या कर ली। तो ये इसकी पूरी स्टोरी आप याद रखना, ठीक है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। अब ये क्लाइव था, ये बड़ा माइंडेड खोपड़ी वाला था, तो इन कंपनी के बाकी के जो अफसर थे वो इस तरह दौलत तो इकट्ठा नहीं कर पाए, पर बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम से ज़िंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया, और उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके की वहाँ से लोगों को भर्ती करके लाती थी, और यहाँ पे ये लोग काम करते थे। कुछ लोग तो थे जो रॉबर्ट क्लाइव की तरह बहुत सारा पैसा कमा लेते थे, कुछ लोग नहीं थे जिनको वो नॉर्मली ठीक ठाक पैसा कमा करके वापस चले जाएं ऐसी उम्मीद रखते थे, ठीक है ना। और कुछ लोग थे जो बीमारियों के कारण यहीं मर जाते थे। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी अनजाने इलाके में सीधा हमला किया ही नहीं। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। उसने जितने भी रियासतों को अपने क्षेत्र में लिया उससे पहले उस रियासत को उन्होंने क्या किया? राजनीतिक तरीके से देखा है, आर्थिक तरीके से देखा है और कूटनीतिक तरीके से देखा है। ठीक है, आगे देखेंगे ये किस तरीके से हुआ था।
राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों से उन्होंने किस तरीके से कार्य किया था वो देखो। देखो, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। अब बक्सर की लड़ाई में कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम आया। मीर कासिम ने गबागब किया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद में उसको बंगाल से बाहर फेंक दिया। फिर मीर जाफर को वापस बना दिया गया और 1765 में मीर जाफर मर गया और 1765 में मरने के बाद में बंगाल का नवाब कंपनी खुद बन गई। तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ध्यान रखना, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 वाली, उसके बाद में क्या किया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी उसके अंदर एक रेजिडेंट तैनात कर दिए और ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। यानी ये एक आदमी होता था जिन्हें रेजिडेंट नाम दिया जाता था, जो कंपनी का राजनीतिक मामला और व्यावसायिक मामलों का प्रतिनिधि होता था। उसका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना। क्या करना? कंपनी के हितों की रक्षा करना और कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। अब ये जो अधिकारी है ये प्रत्येक रियासत के अंदर होता था। अब इस अधिकारी को उस रियासत के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती थी कि रियासत का शासक कौन है, कौन सा कार्य कर रहा है, या इस रियासत में कमजोरी क्या है, या इस रियासत का कौन सा राजा है लड़ाई करने में योग्य नहीं है, या कौन से कि किस तरीके की आंतरिक मामलों में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आगे दे रखा है कि अगला राजा कौन होगा। ठीक है, किस पद पर किसे बैठाया जाए, इस तरह की चीज़ों भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और इसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। अब ये सहायक संधि क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप इस तरह साइड में समझो। 1765 के बाद में क्या किया, 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद में कंपनी ने क्या किया, प्रत्येक रियासत के अंदर एक रेजिडेंट, जैसे मान लो ये रियासत है, रियासत के अंदर एक रेजिडेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? रेजिडेंट। ठीक है ना, एक रेजिडेंट डाल दिया। जब इन्होंने एक रेजिडेंट डाला तो ये रेजिडेंट क्या करता था, कंपनी का प्रतिनिधि होता था। भाई रेजिडेंट है वो कौन है, आईआईसी का आदमी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है। तो ये रेजिडेंट क्या करता था, इस रियासत के अंदर भाई क्या कमजोरी है, यानी कौन शासक के लिए लड़ रहा है, कौन पद के लिए लड़ रहा है, कौन पद के लिए लड़ रहा है, या इनका आंतरिक मामला लड़ रहा, या इनका आंतरिक आंतरिक हस्तक्षेप, यानी आंतरिक मामला क्या है, तो बोलते हैं ना घर की बात क्या है, आंतरिक मामला। इन मामलों में ये ध्यान रखते थे। कौन? ये रेजिडेंट वाला। अब इसको पता है कि कौन सी लड़ाई किसके बीच में हो रही है, तो वो क्या करते थे, इस कंपनी के ऊपर सहायक संधि थोपते थे। जैसे मान लो यहाँ किसी की रियासत है, ये यहाँ पे एक कोई रियासत है, ए नामक रियासत है। इस रियासत में दो भाई है, एक आर है और एक वी। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा। अब कंपनी क्या करेगी, एक के पास में प्रस्ताव भेजेगी, यहाँ से प्रस्ताव भेजेगी वी को कि हम तेरे को शासक बना देंगे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये वी मान जाता था, तो कंपनी क्या करती थी, इसको सैनिक सहायता दे करके इसको हरा देती थी और राजा कौन बन गया, ये वी बन गया, वी राजा बन गया। अब वी जो राजा बना, इसके ऊपर जब ये सपोर्ट करता था तो इसको दी जाती थी सहायक संधि। क्या दी जाती थी? सहायक संधि दी जाती थी। सहायक संधि में क्या कहा जाता था कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की सेना नहीं रखनी है, तुम्हें सेना नहीं रखनी, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी सहायता करेगी, तुम तुम्हारे केवल राजा बने हुए बैठे रहो और तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है। तो ये लोग यहाँ पे मज़ेदार बने से बैठ गए राजा। उन्होंने देखा कि अपने कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये सहायक संधियाँ आगे जाके इनको मरवाएगी। इस तरीके से मरवाएगी, अपन आगे देखते हैं। पहले ये पढ़ते हैं, क्लाइव खुद को कैसे देखता था, क्लाइव अपने आप को कैसे देखता था उसके बारे में देखते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं उसने कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। कौन? सिराजुद्दौला।
एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। कौन? बंगाल। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मतलब अगर अपने की ज़िंदगी चाहिए तो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों ही है, और किसी के हाथ में है ही नहीं। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ठीक है ना, तो वो अपनी संसद के अंदर सफाई दे रहा है इस बात की। ठीक है। सहायक सेना दिखती और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते, अब इनको क्या सहायक संधि में थोपा कि आपको भारतीय सेना की आपको जो सेना सहायता देगी उसकी रख रखाव के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक जिसने भी संधि की है, अगर वो रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका है वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो जो वी नामक राजा ने संधि की थी ना, अगर उस संधि में अगर उसने पैसे टाइम पर नहीं दिए हैं तो उसका जो पूरा पूरा क्षेत्र है उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली, ये एक भारत का गवर्नर जनरल है, रिचर्ड वेलेजली जब भारत का गवर्नर जनरल था 1798 से लेकर 1805 तक, इस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। तो ध्यान रखना, 1801 में जब रिचर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था तो बंगाल के सॉरी अवध के नवाब ने इनसे संधि कर रखी थी, और अवध के नवाब पैसा चुकाने से चूक गए तो उन्हें आधे से अधिक अपना जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। इसी आधार पर हैदराबाद हैदराबाद रियासत के भी कई सारे इलाके छीन लिए गए थे। ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउदौला। टिल्ली कैटल के द्वारा बनाया गया चित्र। ये टिल्ली कैटल के द्वारा चित्र बनाया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउदौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन वहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकात के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये सुजाउदौला है ना कि सिराजुद्दौला है। ये सुजाउदौला आपके अवध की तरफ से आते हैं जिन्होंने बक्सर की लड़ाई में साथ दिया था। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ना 1764 वाली, उसमें। लेकिन सुजाउदौला तो मर गए थे पहले ही। सुजाउदौला को तो आपके इसके युद्ध के बाद में मार दिया गया सर, प्लासी के युद्ध में, यानी 1757 के अंदर आपके सिराजुद्दौला को मार दिया गया। लेकिन ये आपका जो है वो सुजाउदौला है जो 1764 के युद्ध में आता है, और ये आपके अवध का नवाब था। ठीक है ना। उसके बाद में देखो रेजिडेंट की ताकत क्या होती है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक द्वारा जेम्स मिल के द्वारा ये कहा गया। अब याद आया जेम्स मिल, आपके पहले अध्याय में आया हुआ है जेम्स मिल। इसने एक पुस्तक लिखी थी, बताओ कौन सी लिखी थी? बताओ बताओ। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये देख लिखना।